So as we have seen in the previous class, when we are taking liquid solutions, the solute and solvent both are liquids. That means both are volatile. That means both solute and solvent can move to the vapor phase. That means they both can go into the gaseous phase and form an equilibrium. So that is why what we tried to say in the last class. That according to the Rawls law, partial pressure of any liquid, that may be liquid 1 or liquid 2, will be directly proportional to the mole fraction of that particular liquid in the solution. Mole fraction, ये क्या है? Number of moles in the solution, खाई. ओके, तो यहां से हम लोगों को क्या पता चला? Sir, partial pressure of 1 is equal to nothing but mole fraction of 1 in the solution phase, okay, into nothing but your vapor pressure of 1. Okay, vapor pressure of 1. तो चलिए, यहाँ पे जिग्नेश हमें कुछ पूछ रहा है, सर वहां पे एक ग्राफ है, मुझे वो ग्राफ समझ में नहीं आया. चलो, बहुत अच्छा बात है, हम लोग उस ग्राफ को समझते हैं. ओके, सो क्या है वो ग्राफ, देखते हैं कौन सा पूछा है. Figure 2.3. Let us see what is present in figure 2.3. Which type of graph have they given us in figure 2.3? Let us have a look. Okay, so in figure 2.3 we are having, okay, this is the figure. Okay, fine, nothing. This is a simple one in figure 2.3 which we are having. Just have a look, sir. So मुझे एक बात बताइए आप लोग, if I try to draw a graph between, okay, vapor pressure, if I try to draw a graph between vapor pressure and mole fraction, let us see how this graph is going to appear. Now, first of all, if I draw this graph for component 1 के लिए मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा. तो एज्यूम करो इनिशियली क्या है, कंपोनेंट 1 अकेले है सॉल्यूशन फेज में, मतलब सिर्फ लिक्विड 1 हम लोग ले रहे हैं, प्योर लिक्विड 1. वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग इनटू इट. So now, how many of you will tell me, if only liquid 1 particles are present, then the pressure above this liquid is called as what? Vapor pressure. Very good, vapor pressure. And what? Vapor pressure of 1, because only liquid 1 particles are present. So tell me, what will be the mole fraction of this one component in this? मतलब सिर्फ liquid 1 particles present है, तो उसका mole fraction कितना होगा? P1 by P0. 1 होगा कि नहीं? P1 by P0 मारूंगा इतना ना. यहां से बता रहा है P1 by P0, वहां से नहीं, तुम यहां से बताओ. 1, that means number of moles of 1 divided by total number of moles, जो कि number of moles of 1 ही है. तो ये टोटल कितना आएगा? 1 आएगा. बिकॉज हम लोग इसमें और कुछ नहीं ऐड किए हैं. वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग इनटू इट. ओके, तो सर दिस इज द कंडीशन. तो ग्राफ कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? हमारे पास सिर्फ प्योर 1 कंपोनेंट है, तो वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो बताओ मुझे, कांट आई राइट हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1? लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 अगर 1 हुआ, तो ये वेपर प्रेशर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? P1 नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है. वेरी गुड. अब सोचो मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें लिक्विड 2 के पार्टिकल्स को ऐड कर रहा हूं.
जैसे ही मैं थोड़ा सा लिक्विड 2 का पार्टिकल्स को ऐड किया, जैसे ही मैं थोड़ा सा लिक्विड 2 का पार्टिकल्स को ऐड किया, मेरा प्रेशर जो है वो क्या हो जा रहा है सर? डिक्रीज हो जा रहा है। मेरा प्रेशर क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। प्रेशर क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? मोल फ्रैक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो एज्यूम करो राइट हैंड साइड जाते 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 फाइनली मैं एक कंडीशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं जहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब मैं शो करना चाहता हूं जब 1 के कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, मतलब इतना ज्यादा 2 का कंपोनेंट ऐड करेंगे कि 1 का कंपोनेंट नेग्लिजिबल रहेगा। तो उस केस में व्हाट विल बी द प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट 1? जीरो होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखिए सर, सिर्फ 1 कंपोनेंट था तो वो अकेले प्रेशर अप्लाई कर रहा था, जिसको हम लोग बोल रहे थे, जिसको हम लोग सिंपली बोल रहे थे वेपर प्रेशर ऑफ 1। जैसे जैसे उसमें लिक्विड 2 के पार्टिकल्स ऐड करते गए करते गए करते गए, उसका प्रेशर जो है धीरे 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 डिक्रीज होते गया। तो क्या मैं इसके लिए एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे ले जाके यहाँ पे 0 पे टच करवा दूंगा? यस सर। ओके, अब हम लोग एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ओके, दिस इज एक्चुअली 2 ग्राफ्स टेकन टुगेदर। अब हम लोग एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। नाउ एट दिस पॉइंट जहां पे ये टच किया है, खाई 1 0 हो गया, मतलब खाई 2 कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। यस, बिकॉज क्यों 1 हो जाएगा? बिकॉज सर जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 ऑलमोस्ट 0 है, मतलब सिर्फ यहाँ पे कौन प्रेजेंट हो गया? सिर्फ 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए, सिर्फ 2। 1 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो उस केस में हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं खाई 2 इज इक्वल्स टू 1। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 1 हो जाता है, तो प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं P2 नॉट, बिकॉज सिर्फ 2 के कंपोनेंट्स रहेंगे तो उसके ऊपर प्रेशर को क्या बोलेंगे हम लोग? वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। अब राइट से लेफ्ट आते आते क्या हो रहा था? खाई 2 जो है वो धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, और यहां आते आते एज्यूम करो, यहां आते आते खाई 2 जो है वो 0 हो गया, बिकॉज खाई 1 1 है, मतलब खाई 2 कितना है? 0। तो उस केस में ये ग्राफ कैसे आएगा? जैसे कि ये यहां से धीरे 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 यहां आ रहा है और फाइनली 0 हो जा रहा है। क्या ये, तो आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? ये 2 ग्राफ हैं जिनको हम लोग एक जगह प्लेस किए। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब ध्यान से देखिए। अब क्या हुआ? डेल्टन ने इन दोनों ग्राफ्स को एक बार ऐसे करके देखने के बाद उसने एक चीज सोचा, इफ वी कनेक्ट P1 नॉट एंड P2 नॉट, लेट अस सी व्हाट विल हैपन। If we connect P1 naught and P2 naught with a straight line, let us see what will happen. आप लोग बिलीव नहीं करोगे that at any given point ये जो मेरा P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 का वैल्यू है, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे ये जो मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 है, इन दोनों का वैल्यू ऐड करने से एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहा था। इसको ऐड करने से एग्जैक्टली यहां, इसको ऐड करने से एग्जैक्टली यहां, इसको 2 बार ऐड करने से एग्जैक्टली यहां, इसको ऐड करने से एग्जैक्ट। दैट मीन्स हमें क्या पता चल रहा था? यहां से इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा था कि सर पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू नथिंग बट योर टोटल प्रेशर। ये हम लोगों को पता चल रहा था इस इक्वेशन से। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू P टोटल, ये किसने बताया? डेल्टन ने। ये डेल्टन लॉ है पार्शियल प्रेशर्स का। तो अब हम लोग ये स्ट्रेट लाइन होगा करके हम लोग प्रूव करेंगे। हम लोग प्रूव करेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, क्या सबको समझ में आया मैंने अब तक जो भी बताया यहाँ पे? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है, अच्छा लगा।
चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं। कोई पूछ रहा है कुछ? यस सर, वो ग्राफ फिर से थोड़ा बता दीजिए। कौन? क्या? जोर से बोलो। सर वो ग्राफ को फिर से थोड़ा बता दीजिए। क्या सर शुभश्री जी क्या कर रहे थे? ग्राफ फिर से बता दूं? सर वो ग्राफ का पहले वाला। ग्राफ का पहले वाला, और तनुश्री को चाहिए ग्राफ में लास्ट वाला, वहां जहां ऐड किए। ठीक है, चलो एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से देखिए सब लोग। ऑलराइट, नाउ एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ two different graphs. Actually I am trying to draw two different graphs. क्या है ये two different graphs? ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कंडीशन बोल रहा हूं आप लोगों को, जहां पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वन के पार्टिकल्स हैं। एक मेरे पास कंटेनर है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वन के पार्टिकल्स हैं। तो यहां पे मैंने पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वन कितना होगा, तो क्लियरली क्या होगा वहां पे? इट विल बी नथिंग बट 1, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सर यहाँ पे सिर्फ लिक्विड वन है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड वन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड वन ही रहेगा, तो 1 by 1 0 हो जाएगा। तो द फर्स्ट थिंग विच वी हैव डन इज वी ट्राई टू पुट अ मार्क ऑन दिस ग्राफ। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वन पार्टिकल्स इज 1, then what will be the pressure above it? तो कंटेनर में सिर्फ लिक्विड वन पार्टिकल्स रहेंगे, कंटेनर में सिर्फ लिक्विड वन पार्टिकल्स रहेंगे, तो उसके ऊपर जो प्रेशर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर ड्यू टू अ प्योर लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। सो when only liquid one particles are there, the pressure above this is called as nothing but your vapor pressure, that will be represented by nothing but P1 naught. Yes or no? That will be represented by P1 naught. तो जब मोल फ्रैक्शन 1 होता है तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है that my pressure will be P1 naught. क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। अब जब जैसे जैसे तुम इसमें कोई और कंपोनेंट को ऐड करते जाओगे, जैसे जैसे इसमें लिक्विड 2 के पार्टिकल्स को ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा मोल फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। तो एज्यूम करो कि यहाँ पे अभी थोड़ा आगे जाने के बाद मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.8 है, थोड़ा आगे जाने के बाद मोल फ्रैक्शन जो है 0.7 है, थोड़ा और आगे जाने के बाद मोल फ्रैक्शन 0.1 है। ऐसे ऐसे एंड में यहां जाते जाते, ओके, पूरा एंड में जाते जाते मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। दैट मीन्स 1 के कंपोनेंट्स बहुत ही कम कर दे रहे हैं हम लोग, और 2 के कंपोनेंट्स को बहुत ही ज्यादा ऐड कर दे रहे हैं। 2 के कंपोनेंट्स को बहुत ही ज्यादा ऐड कर दे रहे हैं। तो उसके वजह से क्या होगा? धीरे 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 जो है मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होते होते तुम्हारा प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। अरे तुम्हारा सॉल्यूशन के अंदर जब कंपोनेंट्स रहेंगे ही नहीं तो वेपर फेज में जाएंगे कैसे, और वेपर फेज में नहीं जाएंगे तो प्रेशर कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ग्राफ कैसे आया? धीरे 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 ये प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज होके 0 हो गया। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे? उल्टा एक और ग्राफ देखेंगे। अब हम लोग किसके लिए देखेंगे? खाई 2 के लिए देखेंगे। दैट मीन्स जैसे ही तुम यहाँ पे धीरे धीरे खाई 2 ऐड कर रहे थे, तो मुझे एक बात बताओ, इनिशियली खाई 2 0 था, खाई 2 0 था,
तो ये अगर पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, तो Chi2 0 था, मतलब यहाँ पे था वैल्यू, बट जैसे जैसे Chi2 को इंक्रीज करते गए, जब Chi2 1 हो गया, यहाँ पे प्रेशर आपका क्या हो गया, P2 नॉट हो गया। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग सिंपली क्या किए, इन दोनों ग्राफ्स को, अब हम लोग क्या किए, इन दोनों ग्राफ्स को हम लोग सिंपली एक जगह ले आए। ओके, और इन दोनों ग्राफ्स को हम लोगों ने क्या किया, सिंपली एक जगह पे प्लॉट करने की कोशिश किया। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपका Yes, sir. एनसीईआरटी वाला ने क्या किया, सिर्फ वो ग्राफ को लाके इस ग्राफ के ऊपर मर्ज कर दिया। दो अलग अलग ग्राफ देता तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। यहाँ पे इसने सिंपली आप लोगों को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझाने के लिए क्या किया, दोनों ग्राफ को एक जगह समझा दिया आप लोगों को। तो अब अगर मैं इन दोनों लाइंस को जोड़ देता हूं, से फॉर एग्जांपल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इसका वैल्यू 2 यूनिट्स है, इसका वैल्यू 4 यूनिट्स है, दैट मींस यहाँ पे इसका वैल्यू है 2 बार, यहाँ पे इसका वैल्यू है 4 बार। तो पता है एग्जैक्टली इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट रहेगा हमारा, ये जो रेड वाले ग्राफ में, वो एग्जैक्टली 6 होगा हमेशा। ये अगर तुम्हारा 7 है और ये अगर तुम्हारा से फॉर एग्जांपल फिर से 2 है, ये 2 है और ये 7 है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 9 होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये अगर करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है, ये अगर हम लोगों को पता चला कि 5 है, ओके, ये 5 नहीं हो सकता, थोड़ा मुझे और छोटा लेना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट जो है ये 4.1 है, 4.1 है, तो 4.1 है से फॉर एग्जांपल, तो 4.1 तो हो नहीं सकता क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, 1 मिनट, और इसका इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे लेना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग, 3.5 दो बार ऐड करना है, तो ये कितना होगा, करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 7। तो जब डाल्टन ने ये चीज देखा तो उसे एग्जैक्टली पता चला, अरे भाई P total is nothing but partial pressure of 1 plus partial pressure of 2। अब समझ में आया? यस सर। तनुश्री को समझ में आया? ओके, तो अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि सर आपने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे स्ट्रेट लाइन में क्यों जोड़ा। आप ऐसे जोड़ सकते थे, आप ऐसे जोड़ सकते थे। व्हाई डिड यू डायरेक्टली जॉइन देम एज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाई नॉट अ कर्व? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रूव करेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। इसका प्रूफ मैं लास्ट क्लास ही स्टार्ट किया था, बट मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था, हम लोग बस इक्वेशन प्रूव किए थे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता है, P total is equals to partial pressure of 1 plus partial pressure of 2, yes or no? Yes, sir. Now tell me, sir, according to the Rawls law, partial pressure of 1 is nothing but mole fraction of 1 into P1 naught. Yes, sir. And in the same way, partial pressure of 2 is equals to nothing but mole fraction of 2 into P2 naught. Now let us replace these values. So total pressure PT is equals to mole fraction of 1 into P1 naught plus mole fraction of 2 into P2 naught. This is how we are going to replace the values. और एक चीज हमें क्या पता है सर, at any point of time mole fraction of 1 plus mole fraction of 2 is equals to 1. At any given point mole fraction of 1 plus mole fraction of 2 is equals to 1. तो यहां से simply P total is equals to मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 के जगह पे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 पुट कर दूंगा, तो यह आ जाएगा मेरा P1 नॉट प्लस Chi2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा मेरा P2 नॉट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. अब समझ ध्यान नहीं से देखिए, अब ध्यान से देखिए सर आप लोग, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट, यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, P1 नॉट इंटू, ओके, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से माइनस
Chi2 कॉमन लेने से मेरे को क्या मिल रहा है, P1 नॉट माइनस P2 नॉट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और अगर मैं प्लस Chi2 कॉमन लूंगा तो P2 नॉट माइनस P1 नॉट, You not. हाँ P2 नॉट माइनस P1 नॉट, जो भी है आप लोग जिस भी हिसाब से रख सकते हैं। तो यहां से मैं बोल बेटा। सर वो समझ में नहीं है सर, डेरिवेशन थोड़ा। कितना सिंपल सा है, क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर वो 1 माइनस x2 क्यों ले आए सर? हम 1 माइनस x1 तो ले सकते हैं ना सर। किसके जगह पे 1 माइनस Chi1 ले सकते हैं? Chi2 के जगह पे Yes, sir. शुभम रथ Yes, Chi2 sir. के जगह पे बोल रहा है या Chi1 के जगह पे बोल रहा है? Chi1 की जगह पे सर। Chi1 के जगह पे 1 माइनस Chi1 कैसे लेगा बेटा? नो सर, यहाँ मैं देखो, Chi2 के जगह पे बोल रहा हूँ। हाँ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इधर वहां लो यहाँ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे समझ में? यस सर। तुम दोनों में से कोई भी जगह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ध्यान से देखिए आप लोग। P टोटल को अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं y along y एक्सिस, अगर मैं ले लेता हूं उसको, P1 नॉट एक कांस्टेंट है, एग्री करते हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। P1 Yes. not, vapor pressure of pure liquid is a constant. Okay, P2 not minus P1 not को मैं m ले लेता हूं स्लोप, और इसको मैं Chi2 को मैं x एक्सिस में ले लेता हूं। क्या हम लोगों को ये y is equals to mx plus c टाइप दिख रहा है कि नहीं बेटा? Yes, sir. तो जो बायो वाले बच्चे हैं जिनको मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम, मींस मैथ्स हम लोग का नहीं है, तो याद दिला दूं मैं आप लोगों को, y is equals to mx plus c represents the equation of a straight line, represents the equation of a straight line। सर हम लोग कैसे समझेंगे? कुछ नहीं, x is equals to सम वैल्यू अगर ले लोगे तो y का एक वैल्यू आएगा, आप लोग अगर उसको प्रेजेंट करते जाएंगे, आप लोग उसे अगर पुट करते जाएंगे तो आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन आएगा विद अ y इंटरसेप्ट, मतलब y इंटरसेप्ट कितना होगा? c होगा। तो Yes. यहां से आप लोगों को क्लियरली एक चीज पता चल रहा है कि सर दैट ये जो p टोटल वाला एक स्ट्रेट मींस एक इक्वेशन है वो ना स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर किसी ने तुम लोगों को बोला कि बेटा देखो मैं ना मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वहां पे मैं अगर पी टोटल का इक्वेशन लूंगा उसका स्लोप कितना होगा, अगर किसी ने पूछा, अरे सर क्या आप पूछ रहे हैं, स्लोप तो सीधा P2 नॉट माइनस P1 नॉट होगा। क्या अभी समझे आप लोग? Yes, sir. और अगर पूछ लिया उस ग्राफ का y इंटरसेप्ट कितना होगा, मतलब बोल दो अरे क्या आप पूछ रहे हैं, P1 नॉट होगा। Believe me or not, this can be a straightforward question in your NEET and JEE examination. They can give you a straightforward question, direct। एक ग्राफ दे देंगे, सीधा तुम लोगों को पूछेंगे इसका स्लोप बताओ, इसका y इंटरसेप्ट बताओ, इसका ये बताओ वो बताओ। तो हम लोगों को अगर इक्वेशन पता है तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। Yes, कोई sir. इश्यू है किसी को? सबको समझ में आया बेटा? हाँ, sir. Yes, sir. ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके सर, व्हाट आर द कंक्लूजन्स? ओके, जितने लोगों के सामने में टेक्स्ट बुक्स हैं, ओके मुझे पता है यहाँ पे 90% ऑफ बच्चे सिर्फ मोबाइल अपने हाथ में लेके ऐसे सीधा बैठ गए होंगे, टेक्स्ट बुक भाड़ में जाए करके टेक्स्ट बुक को छोड़ दिए होंगे। ध्यान से देखिए, टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक जिनके जिनके सामने में है देखिए, वहां पे इस ग्राफ के साइड में ही हम लोगों को कुछ कंक्लूजन्स दिया जाता है जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। व्हाट आर दोस? नंबर 1, total vapor pressure over the solution can be related to the
मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, टोटल प्रेशर, अगर मुझे दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन नहीं पता है, मैं कोई भी एक मोल फ्रैक्शन के रिलेटेड भी टोटल प्रेशर का इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उस इक्वेशन को देखिए, उस इक्वेशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सिर्फ 2 आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 नहीं आया है। ध्यान दे रहे हो कि नहीं? That Yes, sir. means we can represent the total vapor pressure by knowing only the mole fraction of one component. दोनों components का mole fraction जानना जरूरी नहीं है, number 1. Number 2, total vapor pressure over the solution varies linearly with mole fraction. क्या हम लोगों ने अभी अभी उसे प्रूव किया? Linearly मतलब in a straight line. We have just proved that yes, the equation of total pressure is going to be a straight line. क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. No, sir. Very good. Next, depending on vapor pressure of the pure components 1 and 2, total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase in mole fraction of component 1. यहाँ पे क्या बोल रहा है? आप component 1, यहाँ पे मेरा पेन देखिए जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, component 1 का प्रेशर मींस मोल फ्रैक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका मोल मींस टोटल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, मतलब P1 नॉट का प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, एंड P2 नॉट, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। मतलब क्या है, ये बोल रहा है स्लोप के बारे में। स्लोप पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? ध्यान दीजिए, स्लोप अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या है, मेरा टोटल प्रेशर का ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। स्लोप अगर नेगेटिव आया तो मेरा टोटल प्रेशर नीचे का की तरफ ग्राफ नीचे आएगा, डिक्रीज होके आएगा। ओके, जो नॉन मैथ्स वाले हैं उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए सर। व्हेनेवर स्लोप m y is equals to mx plus c में m अगर पॉजिटिव है, then my graph is going to be a increasing graph. y is equals to mx plus c में अगर m नेगेटिव है, then my graph is going to be a decreasing graph. क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सर थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए। When the slope of the equation, that is m, is positive, positive slope means a increasing graph, and if this m, y is equals to mx plus c में, if this m is negative, that means the slope is negative, that means it will be a decreasing graph. m का वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल y is equals to 2x plus 3, यहाँ पे 2 is a positive number, that means मेरा ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। y is equals to minus 5x plus 4, minus 5 is my slope, that means ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, नीचे की तरफ आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। अब आया समझ में? यस सर। Yes. Now we will move ahead. A plot of P1 or P2 versus the mole fraction of chi1 and chi2 for a solution gives linear plot as shown in this equation. तो क्लियरली मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कैसे हमारा ग्राफ लीनियर हो रहा है जस्ट बाय सीइंग द इक्वेशन। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूं, एकदम ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखेंगे सब लोग। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज
लुक वेरी केयरफुली सर, पूरा स्टोरी समझिए आप लोग. ओके, नाउ what I am doing is I am taking a solution which is made up of liquid A or liquid 1 and liquid 2 particles. And who are liquid 2? Red colored ones. So liquid 1 and liquid 2 particles का मैं एक solution बना रहा हूं. Now एक चीज हमें बहुत ही क्लियरली पता है सर, when I am adding two liquids, obvious है कि दोनों लिक्विड्स वेपर फेज में जाएंगे. दैट मीन्स वेपर फेज में ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी रहेंगे, वेपर फेज में रेड कलर के पार्टिकल्स भी रहेंगे. क्या आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? No, sir. नो सर. No, sir. ओके, अब बहुत ही ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से देखिए. अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, do we know that, यहां पे बताइए, अगर मैं ब्लू को 1 ले लेता हूं एंड मैं रेड को कंपोनेंट 2 ले लेता हूं, तो मुझे एक बात बताओ, gaseous particles of one component will obviously move and they will apply some pressure on the container and on the liquid, yes or no? Yes, sir. तो Yes, sir. तो मेरा लिक्विड 1 के पार्टिकल्स कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, उस प्रेशर को मैं क्या बोलूंगा? P1. P1, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू 1. ओके, कहां पे? वेपर फेज में. यहां पे वेपर फेज में पार्शियल वेपर प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम लोगों को क्या पता है? इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन फेज. कहां पे? मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन फेज, in the liquid phase, in the solution phase. Chi1 is the mole fraction in liquid phase, solution phase में mole fraction. Okay, into P1 naught, that is vapor pressure, pure vapor pressure of liquid 1 component. क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, उसी तरह से क्या हमें ये भी पता है, लिक्विड 2 के पार्टिकल्स भी जो वेपर फेज में गए हैं, ये भी तो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते होंगे. तो Yes, sir. ऑब्वियस है लिक्विड 2 के पार्टिकल्स भी तो प्रेशर अप्लाई करेंगे. तो लिक्विड 2 के पार्टिकल्स जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ 2. कहां पे? इन द सॉल्यूशन फेज इनटू वेपर प्रेशर ऑफ 2, P2 नॉट. क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इस सॉल्यूशन से हम, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है सर? लिक्विड फेज में रेड का पार्टिकल्स अगर ज्यादा होगा तो रेड का पार्टिकल्स ज्यादा जाएगा वेपर फेज में, इसीलिए ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा. अगर ब्लू का पार्टिकल्स ज्यादा है तो ब्लू ज्यादा जाएगा वेपर फेज में, इसीलिए ज्यादा अप्लाई करेगा. तो यहाँ पे Chi1 एंड Chi2 जो है वो सॉल्यूशन फेज में, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शंस हैं. बट जरा सा मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा याद कीजिए, फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या किए थे स्टेट्स ऑफ मैटर में. जिन लोगों को याद नहीं है मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए और अच्छे से देखिए. ओके, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने क्या किया था, ध्यान से देखिए. सर अभी अभी तो हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बताया, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी देखा था. total pressure is equals to nothing but partial pressure of 1 plus partial pressure of 2. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो total pressure
is equals to, ओके, क्या हम लोगों ने ऐसा कोई इक्वेशन देखा था, मुझे बताओ तो। पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 into टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 into R into T, ऐसा कोई इक्वेशन देखे थे? Yes, sir. Yes, sir. Ideal case equation. देखे थे? Ideal case. यस, ये देखे थे। उसी तरह से total pressure into volume is equals to total number of moles, that is N1 plus N2 into RT, क्या ये भी देखे थे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान से मुझे एक बात बताइए, ये जो नंबर ऑफ मोल्स था, नंबर ऑफ मोल्स 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स 1 and 2, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल्स था कि नहीं? Yes, Yes, sir. हाँ, तो फिर मुझे एक बात बताओ बेटा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 बाय टोटल Partial प्रेशर इज इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इनटू टोटल प्रेशर लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. बट Sir. remember, this mole fraction is in the gaseous phase, मतलब number of gaseous red, okay, divided by total number of gaseous particles, gaseous phase का mole fraction है। अब ध्यान दीजिए, मैं इस gaseous phase का mole fraction को लिखता हूं y1, मैं इसको chi1 नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको chi1 या chi2 नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको क्या लिख रहा हूं? y1 लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों में कुछ डिफरेंस है कि नहीं? ये और ये, इन दोनों में डिफरेंस है। ये वेपर Yes, sir. फेज वो का मोल solution में। फ्रैक्शन है, ये लिक्विड फेज का, सोल्यूशन फेज का मोल फ्रैक्शन है। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग ध्यान से देखे कि नहीं, कितना कितना बढ़िया चीज है। देखिए सर, ये भी वही पार्शियल प्रेशर है, ये भी वही पार्शियल प्रेशर है, लेकिन दो अलग अलग तरीके से इसका इक्वेशन हमें मिला। हमें एक रिलेशन मिला लिक्विड फेज के साथ। अगर लिक्विड फेज के साथ अगर तुम रिलेट कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज, इन द सॉल्यूशन फेज इनटू P1 नॉट, वेयरएज गैसियस फेज में नंबर ऑफ मोल्स अगर तुम्हें पता है, देन मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस फेज इनटू, अब क्या करना है हम लोगों को? टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करना है। कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रॉल्स लॉ फॉर गैसियस फेज, रॉल्स लॉ फॉर गैसियस फेज। अब आप लोगों को समझना क्या है? ये समझना है कि सर यहाँ पे जो P1 का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे जो P1 का वैल्यू निकालेंगे, दोनों सेम है सर, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट दोनों को निकालने का तरीका, अगर गैसियस फेज का डाटा पता है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, रॉल्स लॉ फॉर वेपर गैसियस फेज। अगर लिक्विड फेज का डाटा पता है तो रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड फेज यूज करेंगे। कितने लोगों को समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर सच में समझ में आया तो इसका एक सुपर्ब एप्लीकेशन है जो हम लोग देखने वाले हैं, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ओके, चलिए तो सर हम लोग इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सी एन एप्लीकेशन ऑफ, okay, let us see an application of Rawls law which will use both liquid phase and as well as your vapor phase equation. अब तनुश्री हमें पूछ रही है सर P1 पार्शियल प्रेशर है ना? हाँ, पार्शियल वेपर प्रेशर है। यस, ऑब्वियसली P1 इज पार्शियल वेपर प्रेशर।
यस, पक्का क्लियर है ना बेटा? मैं आगे बढ़ू ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अगर 2 मिनट बाद बोलोगे सर वो पूरा रिपीट कर दीजिए, मतलब बहुत दिक्कत होगा मेरे को, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी रिटन वंस अगेन एंड रिपीटेड। सिंपल सा बता दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। सर, द पार्शियल प्रेशर अबव अ सॉल्यूशन, ओके, द पार्शियल वेपर प्रेशर अबव अ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन two important things. Either we can relate it with mole fraction in the solution phase, or we can relate it with the mole fraction in your vapor phase. मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज के साथ अगर आप रिलेट करते हैं तो रॉड्स लॉ इन लिक्विड फेज आएगा, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज ऑफ 1 इनटू वेपर प्रेशर ऑफ 1, दैट इज P1 नॉट। अगर लिक्विड फेज का नंबर ऑफ मोल्स पता है तो P1 नॉट के साथ रिलेट होगा, और अगर गैसियस फेज का नंबर ऑफ मोल्स पता है तो तुम्हारा रॉड्स लॉ फॉर गैसियस फेज के साथ रिलेट होगा। चलिए इसका एप्लीकेशन देखेंगे, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 2.5। सर, don't treat it as a question, it is concept, okay, line by line, don't see the answers, we will think, we will try to do what is given in the question properly। हम लोग खुद से करेंगे, बिल्कुल भी आप लोग आंसर नहीं देखेंगे, ठीक है? चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट द गिवन डाटा। vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin are this and this। बताइए वेपर प्रेशर मतलब मुझे क्या दिया हुआ है बेटा? Sir, P naught. वेरी गुड। तो P नॉट किसका किसका दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, P नॉट क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 का, एंड मुझे P नॉट दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, दैट इज CH2Cl2 का दिया हुआ है। ओके, ये डाटा सबको समझ में आया कि नहीं? P नॉट दिया हुआ है करके समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कितना दिया हुआ है? पहले वाले का दिया हुआ है 200 mm of Hg। तो अगर आप लोगों को याद है, मैंने mm of Hg के बारे में फर्स्ट ईयर में बताया है। Hg mercury 200 मिलीमीटर ऑफ mercury, ये बैरोमीटर में प्रेशर मेंटेन करने के लिए, प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। Yes, sir. 415 mm of Hg ये हमें दिया हुआ है। कितना टेम्परेचर पे? 298 केल्विन। देखिए सर, ये 298 केल्विन इसीलिए दिया हुआ है ताकि वो Room बता temperature. सके कि थ्रूआउट द क्वेश्चन टेम्परेचर वैरी नहीं कर रहा है, ये बताने के लिए दिया हुआ है। दैट तुम नीचे भी देखोगे 298 केल्विन ही दिया हुआ रहेगा, तो ये बताना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बस वो बताने के लिए दिया है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। चलिए, तो हम लोगों को आगे क्या बोला है देखते हैं। टू फाइंड क्या बोला है? नंबर वन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, ओके, बाय मिक्सिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन prepared by mixing this much gram of CHCl3 and this much gram of CH2Cl2। ओके, बहुत अच्छा बात है। सर आप लोग बताइए मुझे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब सबसे पहले तो वो हम लोगों को पूछ रहा है P टोटल, Total pressure. और हम लोगों को पूछे ना पूछे, हम लोग partial vapor pressure due to 1 and partial vapor pressure due to 2, that means partial vapor pressure due to chloroform CHCl3 and partial vapor pressure due to dichloromethane CH2Cl2, हम लोग ये दोनों भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहला पॉइंट है, आप P टोटल, CHCl3 एंड CH2Cl2 निकालिए। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? ज्यादा हम लोग इसको ये नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। गिवन डाटा कुछ और भी दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। क्या बोला? प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3। तो
mass of CHCl3 taken is equals to mass of CHCl3 taken is equals to कितना दिया हुआ है 25.5 ग्राम। उसी तरह से मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन दैट इज CH2Cl2 कितना दिया हुआ है 40 ग्राम। 40 ग्राम। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो सर। ओके तो सबसे पहला चीज ये क्वेश्चन पढ़ के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सी सर द वे वी आर रीडिंग इज वेरी वेरी लॉजिकल। बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे ये पता चला सर CHCl3 भी वेपर फेज में जा रहा है, हमारा CH2Cl2 भी वेपर फेज में जा रहा है। अभी तक तो हम लोग ऐसे कहीं नहीं देखे थे। हम लोग सॉलिड इन लिक्विड डाले थे तो सॉलिड कभी वेपर फेज में नहीं जा रहा था, सिर्फ लिक्विड जा रहा था। दैट मीन्स ये लिक्विड इन लिक्विड मतलब रॉल्ड्स लॉ यूज करना है। तो ध्यान से देखिए सर बाय यूजिंग रॉल्ड्स लॉ कैन आई से दिस partial pressure of CHCl3 is equals to mole fraction of CHCl3 into your vapor pressure of CHCl3. Yes or no? यस सर। यस यस। तो क्या मुझे यहाँ पे P0 CHCl3 पता है कि नहीं? यस सर पता है 200 mm of Hg। ओके क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 फ्रॉम द गिवन डाटा निकाल सकता हूं कि नहीं? यस सर। तो मतलब मेरा पहला चीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 निकालने के लिए मुझे जो जो डाटा चाहिए सब पता है। चलिए निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? गिवन वेट बाय मोलार वेट। तो गिवन वेट ऑफ CHCl3 25.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार वेट ऑफ CHCl3 कितना आ रहा है बताओ? 35.5 into 3 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस मास ऑफ कार्बन 12 कितना आ रहा है बेटा? सर 119.5 ग्राम पर मोल। 119.5 35.5 into 3 106.5 plus 1 107.5 plus 12 119.5 यही आया ना? यस सर। तो Yes, sir. 119.5 whole divided by number of moles of CHCl3 plus number of moles of CH2Cl2. okay number of moles of CH2Cl2 okay कितना आ रहा है देखिए तो 40 ग्राम्स दिया। 40 डिवाइडेड बाय CHCl3 का मास क्या 85 आ रहा है देखिए तो? यस सर। यस सर। 85 into P0 of CHCl3 कितना है बेटा? 200 वेरी गुड। तो चलिए क्या यहां से हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 निकाल सकते हैं? 100% निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट निकालते हैं हम लोग। सर 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5 0.2133 कितना आ रहा है? 0.2133 डिवाइडेड बाय ये कितना है? 40 डिवाइडेड बाय 85 है 0.470 प्लस 0.2133 ये आ रहा है डिवाइडेड बाय 0.6838 इंटू 200। चलिए कर देते हैं 0.2133 इंटू 200 ये आ रहा है 42.66 जिसको कि हम लोग डिवाइड करेंगे 0.6838 के साथ।
तो कितना आ रहा है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 हम लोगों का आ रहा है, ओके, CHCl3 का पार्शियल प्रेशर आ रहा है 62.38 mm of Hg। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी? No, sir. No, sir. ओके, तो वंस हम लोगों को पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 आ गया, क्या हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 निकाल सकते हैं? चलिए, मैं चाहता हूं आप लोग फटाफट मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 कैलकुलेट करके बताएंगे। चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए। ओके, 0.82. 0.82 82. 0.82 पूरा पार्शियल प्रेशर टोटल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको 285.6 285.6 ओके, So 285.4 आ रहा है sir. 285.6 285.4 285.4, sir. ओके, दोनों वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 285.4 mm ऑफ Hg। क्या हम लोगों ने अभी पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट कर दिया? Yes, Yes. sir. सबको समझ में आया? सी, डोंट थिंक इट एज अ क्वेश्चन, दिस इज कॉन्सेप्ट। ये एक क्वेश्चन हम लोगों को बता देगा कि सर मुझे एग्जैक्टली रॉल्स लॉ इन लिक्विड फेज कैसे अप्लाई करना है, रॉल्स लॉ इन वेपर फेज कैसे अप्लाई करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो चलिए, क्या यहां से हम लोगों को टोटल प्रेशर पता चल सकता है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2। चलिए ऐड कर देते हैं, चलिए ऐड कर देते हैं बेटा। सो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू, ओके, 285.4 mm ऑफ Hg प्लस 62.38 mm ऑफ Hg, जो कि मुझे देगा 347.78. कितना? 347.78, sir. 347.78 mm ऑफ Hg। बहुत अच्छा बात। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया। पहला पार्ट हम लोगों का खत्म हो गया। हम लोगों को सारे वेपर प्रेशर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। आप लोगों ने देखा कि नहीं, यहां पे क्या पूछा? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मतलब Chi1 Chi2 पूछा है क्या? No, sir. Y1, Y2. हाँ, Y1 Y2 पूछा है सर, Chi1 Chi2 नहीं पूछा है, Y1 Y2 पूछा है। अब देखेंगे हम लोग Y1 Y2 का रिलेशनशिप क्या है। देखिए तो क्या हमें ये पता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 is equals to mole fraction in vapor phase, that is Y of CHCl3 into total pressure, yes or no? Yes, sir. Yes, So sir. mole fraction of CHCl3 in vapor phase
सिंपली मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3 दैट इज 62.38 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर दैट इज 347.78 करके इमीडिएटली निकाल सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी sir. गुड. सो फटाफट निकाल देते हैं. 62.38 डिवाइडेड बाय 347.78 0.179. अब मुझे एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 निकालने के लिए क्या मुझे किसी चीज को डिवाइड करना पड़ेगा या सिंपली जो आंसर आएगा उसको 1 माइनस कर देने से आ जाएगा? हाँ सर, 1 माइनस करने से आ जाएगा 1 माइनस करने से आ जाएगा बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज नथिंग बट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 1. बहुत अच्छा बात है. तो सिंपली ये आ जाएगा मेरे को 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 1 गया 8, 0.821. अब आप लोग आराम से अपना आंसर्स चेक कीजिए. क्या हम लोगों को यही आया है फाइनल आंसर? Yes, Yes, sir. sir. Very good. Have we really understood how to use Rawls' law? Yes, sir. यस सर Yes, sir. देखिए सर, मैंने एक आधा पेज, आज हम लोगों ने आधा पेज भी नहीं, 2 पैराग्राफ और एक क्वेश्चन करने में पूरा 1 घंटा बिता दिया हम लोगों ने. See how important this particular topic is. ओके हम लोग यही चीज को चले जाएंगे YouTube में देखने के लिए, सीधा बता देगा. हाँ, सिंपल एक इक्वेशन, अरे टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर 1 प्लस पार्शियल प्रेशर 2. आया समझ में बच्चों? बोलने से यस सर, हाँ आ गया समझ में. सेम उसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन कर देगा जो सबके सामने बन जाएगा. आ गया बच्चों? बोलने से हाँ सर. बोलने से खत्म, सब खुश. जहां पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन दे दिए, खत्म, सब खत्म. तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके राइट. सो आई वांट यू पीपल टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन once again by yourself. That is the only thing which you have to do today as your homework. Okay, it is the only thing which you will be doing today. That is your homework. And prepare yourself for the weekly test tomorrow. अभी तक solutions में जो कुछ भी मैंने बताया इसके related आप लोगों का weekly test होगा कल. That means Henry's law का application, Rawls law का application, Rawls law liquid phase में, Rawls law vapor phase में. यहाँ तक temperature pressure dependence for solid in liquid, gas in liquid, liquid in liquid, यहाँ तक जो है हम लोग कल आप लोगों का वीकली टेस्ट लेंगे. तो ध्यान से सब कुछ देखेंगे और इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार करेंगे. आई होप सबको सब कुछ क्लियर है. यस सर Yes, sir. Yes, sir. So Yes, this sir. will be it for today.